स्टूडेंट्स चलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर मान लिया सिंपलेस्ट मोल रेशियो क्या होगा एटम्स का। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है C2H6 इज अ कंपाउंड, एंड अगर मैं उसका सिंपल अब जैसे 2 और 6 को हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, तो ये 2 को हम कहा 2 1 2 से और 6 2 1 से कट जाएगा, और ये 6 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा दैट इज CH3। इसी तरह स्टूडेंट्स 2 और 4 का अगर हम रेशियो लें, 2 और 4 का रेशियो अगर हम लें तो 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वही उसी तरह C2H4 का जो एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा CH2। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपसे जो है ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, NCERT में भी है। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको एक फार्मूला, एक कोई कंपाउंड दे दिया गया है जिसके अंदर 2.4 ग्राम कार्बन है और 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपको यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है उस कंपाउंड का जो है एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, और बाद में हम एम्पेरिकल फार्मूला की हेल्प से स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी साइड बाय साइड जो है वो समझ के चलते हैं कि जैसे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट के C2H6 जो है ये एक हमारा इथेन है, और ये तो हो गया इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगी? इंडिकेटिंग एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स। जैसे एक एक्चुअली में जो है एक इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं और 6 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, तो इंडिकेटिंग एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल C6H12O6, उसमें 6 कार्बन हैं, और ये फार्मूला हमें बता रहा है कि कितने कितने एक्चुअली में एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकोज के। तो 6 कार्बन हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, 6 ऑक्सीजन है, तो वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और जो उनका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो बताता है, उस वाले फार्मूले को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब इनसे छोटा, जैसे अगर हम इसको सबको 2 से डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो C3 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। ये इससे छोटा रेशियो जो है ना और दे नहीं सकते, उसको दे सकते हैं 1 बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे इसको 3 1 3, 3 2 6, तो ये फार्मूला हो गया आपका। और ज़्यादा रेशियो जो है ना हमने स्मॉल कर लिया है, तो C1 लिखने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, CH2O। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह स्टूडेंट जैसे ये वाला कंपाउंड है आपका C4F8, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मान लिया इसके अंदर 4 कार्बन है और फ्लोरीन कितने हैं? 8 हैं। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो गया जो एक्चुअली आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स। लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता एम्पेरिकल फार्मूला, बस उनका सिंपलेस्ट मोल रेशियो बताता है। तो जैसे अगर हम इसको 4 को डिवाइड करें 8 से, तो स्टूडेंट्स 4 डिवाइडेड बाय 8 निकल के आएगा 1:2। तो यहाँ पर वही 1:CF2 हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे थे कि फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपको इतना कार्बन दिया गया है और इतना आपको जो है हाइड्रोजन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है? उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना। तो उसकी ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप उसको 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दीजिए क्वेश्चंस को। एटम, पहला आप एटम लिखिए, फिर मास लिखिए, फिर मोल लिखिए, और फिर मोल रेशियो निकालिए, तो फिर अपने आप आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाएगा। तो मान लिया इसमें आपको एटम कौन कौन से दिए गए हैं स्टूडेंट? एक तो कार्बन दिया गया है और एक हाइड्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया ऑलरेडी, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, उसमें फिर मास कितना कितना दिया गया है? कार्बन दिया गया 2.4, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और 0.8 आपको हाइड्रोजन दिया गया है, तो फिर हाइड्रोजन को हमने 0.8 मास यहाँ पर लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, फिर उसका हमें मोल निकालना था। मोल का फॉर्मूला हम जान चुके हैं, गिवन वेट अपॉन एक्चुअल वेट। तो गिवन वेट कितना है कार्बन का? 2.4 दिया गया है, और एक्चुअल वेट कितना होता है स्टूडेंट्स कार्बन का? 12 होता है। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह हाइड्रोजन का जो गिवन वेट है दैट इज 0.8, और उसका एक्चुअल वेट कितना होता है? 1 ग्राम स्टूडेंट। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर किया गया है। तो स्टूडेंट्स
अब इन दोनों को डिवाइड करके जो है ना मोल्स निकाल दिए गए, दैट इज 0.2 मोल निकले कार्बन के और हाइड्रोजन के निकले 0.8 मोल। तो फिर आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें मोल का रेशियो, तो इसमें से आपने सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जिसके कम मोल है, जिसका भी मोल जो है ना वो कम है, उसको आपने जो है ना डिवाइड करना है। मान लिया कार्बन का जो मोल निकला है दैट इज 0.2, तो आपको 0.2 ही मोल से उसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर जो है इसका मोल निकले थे, ज़्यादा मोल निकले थे, दैट इज 0.8 मोल निकले थे, तो लेकिन आपको इसको छोटे वाले मोल निकालना है, तो उसको हमें छोटे वाले से ही डिवाइड करना होगा। तो 0.2 से हमने उसको डिवाइड किया, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 उसका मोल रेशियो आया 1, और यहाँ पर 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 तो इसका मोल रेशियो आया 4 स्टूडेंट्स। तो बस आपने क्या करना है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो ये आपका जो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया स्टूडेंट्स। ओके, और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। कमाल की बात ये है, अगर आप किसी और चीज़ में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग निकलेगा। अब इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया है कि कैसे गिवन वेट से, अगर कोई किसी एटम्स का आपको गिवन वेट दिया गया हो तो हम उसमें से जो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो है हम नाउ हाउ टू डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपने मान लिया एक क्वेश्चन देखना होगा, तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला CF2 विद मॉलिक्यूलर मास 200.04 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पहले से ही जो है ना पूरे कंपाउंड का जो है मोलर मास अलग अलग नहीं दे के इस वाले क्वेश्चन में आपको पूरे कंपाउंड का एक मोलिकुलर मास आपको दे दिया गया है, कंपाउंड जो एक्चुअल में कंपाउंड होता है उसका, ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूले का। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो एक ट्रिक, इसमें मैंने 2 ट्रिक से क्वेश्चन किया हुआ है, आपको यहाँ पे देखना है। मान लिया CF2 है स्टूडेंट, कार्बन होता है 12 और फ्लोरीन का एक का वेट होता है 19, तो 19 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोरीन दिए गए हैं, तो 19 इंटू 2 आपके कितने हो गए स्टूडेंट्स, दैट इज 38.1 के करीब जो है पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका टोटल क्या है, 12 प्लस 38.1 दैट इज 50.1। तो आप धीरे धीरे स्टूडेंट्स इसको इतना ही बढ़ाते चले जाएंगे। अब मान लिया आपने इसको दुगना किया है स्टूडेंट, तो आपने इसमें एक 1 की जगह 2 लिखा और 2 की जगह 4 लिखा, और आपने इसको भी डबल कर दिया क्योंकि ये भी डबल होता है 2 कार्बन के, और फिर ये 19 इंटू 4 जितना भी आपका बैठा, तो उसका जो है ना 100.02 आ गया। इसी तरह C3F6 आपने और बढ़ाया, एक एक नंबर बढ़ाते चले गए, एक इसका बढ़ाया और उतना ही उसका डबल करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये फिर आपने इतना इसका लिख लिया। तो जैसे ही आपने ये वाले एटम का जो है, क्योंकि ये इससे डबल है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसको 1 बढ़ाया है तो इसको डबल बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ये CF2 है। इसी तरह ये एक और बढ़ाया तो मैंने यहाँ पे इसको 2 और बढ़ा दिया, तो 2 यूनिट। तो इस तरह ये आ गया हमारा, ये निकल जाएगा। तो इसका हमारा जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया, जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था। स्टूडेंट्स ये ट्रिक आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसका मैं आपको सिंपली जो है ना एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका स्टूडेंट सिंपल सा जो है आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलर मास जो होगा, जो एक्चुअल आपको मास होगा उसका आपने, जैसे यहाँ पे 200.04 ग्राम दिया हुआ है, उसका मोलर मास आपने निकालना है। और बस आपने CF2 जो आपका उस एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है उसका, जैसे कार्बन 12 और फ्लोरीन का होता है 19, बट 19 इंटू 2 तो टोटल आ गया 50.01। तो मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना हो जाएगा। जैसे C4H8 जो था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो 200.04 था और मोलर मास, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब उसी चीज़ से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 50 इंटू 4 कितना होता है 200.04। इसी तरह CF2 में इंटू 4 हम जब करेंगे, C1 जा C आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो C1 F2 4 जा 8 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया यहाँ पर C1 4 जा 4 C4F8 फॉर्मूला वही निकल जाएगा आपका आंसर। ना स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है और इसका आंसर जो है मेरे व्हाट्सएप पे आपको अपलोड कर देना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H2O
ये आपको जो है एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है और उसका कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 126.12 ग्राम पर मोल दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला, और मैंने आपको मोलर मास दी है। सेम इसी तरह से जो है ना आप ये क्वेश्चन मुझे एक पेपर पे करके दिखाएंगे, उसका फोटो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ऑन द another important topic of the tools, that is limiting reagent. Limiting reagent students क्या होता है? Limiting reagent is the reactant in a chemical reaction whose concentration is less and is completely consumed in a chemical reaction in comparison to the other reactant. सो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि मान लिया दो केमिकल हैं वो आपस में रिएक्ट किए तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ओके, ये दो रिएक्टेंट्स है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, और उनसे जो है ना रिएक्शन के बाद जो है एक प्रोडक्ट मिला हमें, ये होता है प्रोडक्ट। तो वो कह रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन इज लेस, जिसकी कंसंट्रेशन हो सकता है लेस है, लेकिन ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसकी जो पक्की पहचान है वो ये है, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और जैसे ही कंज्यूम होता है तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वाला जो है रिएक्टेंट जिसे हमने लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कम है स्टूडेंट्स, और वो क्या होगा जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड होते ही, क्योंकि अब उसकी कंसंट्रेशन तो बची नहीं है तो आगे रिएक्शन बढ़ नहीं पाएगा, तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन कंपैरिजन टू अदर रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया अब अगर आपको दो रिएक्टेंट मैंने दिए हैं और उसमें जो है वो प्रोडक्ट जो है सी बन रहा है, मान लिया इसमें जो है ए के जो है वो 1 मोल है स्टूडेंट्स और बी भी 1 मोल है, तो इसी में 1 मोल ही प्रोडक्ट का मिल रहा है स्टूडेंट्स। ओके, समझ लीजिए। तो मान लिया ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, हमें पता है कि 1 मोल ए रिएक्ट करता है 1 मोल बी के साथ और हमें 1 मोल प्रोडक्ट सी का देता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इफ मैंने आपको क्या किया कि ये रिएक्शन तो हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या किया कि 1 मोल जो है ना आपको स्टूडेंट्स ए का दिया है और 5 मोल मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया स्टूडेंट्स, 5 मोल यहाँ पर बी। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब 1 मोल रिएक्ट करता है ए का 1 मोल बी के साथ ही और 1 मोल सी देता है हमें, तो यहाँ पर तो 1 ही मोल है ना ए का स्टूडेंट्स, तो 1 मोल बी के साथ ही रिएक्ट करेगा, 5 मोल के साथ नहीं करेगा, वो सिर्फ इसमें से कितने लेगा 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल क्या करेगा वो सी का प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मोल था तो वो तो पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली जो है यूज हो गया, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 मोल यूज हुआ स्टूडेंट और 4 मोल जो है वो कितने रह गए, 4 मोल लेफ्ट, सिर्फ 1 मोल कंज्यूम्ड हुआ। तो ये स्टूडेंट्स पूरा का पूरा क्या होगा, अब इसमें पड़े ही 4 मोल पड़े रहे, लेकिन रिएक्शन तो नहीं होगा ना क्योंकि 1 मोल ही यहाँ पर था, तो 1 मोल जो है वो यूज हो गया, तो इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप जो है आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते किस चीज को है। तो यहाँ पर जो है ना ये वाली हमारी बात के विच इज हुज कंसंट्रेशन इज लेस एंड इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तो क्योंकि इसमें ये जो है 1+4, तो इसमें सिर्फ ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, 4 जो है ना वो लेफ्ट रह जाएंगे और रिएक्शन तो ये चाहे मैं यहाँ पर 20 ले लूँ मोल में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्ट तो ये 1 मोल 1 के साथ ही करेगा। इसी तरह अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको 2 मोल ए के दिए हैं और 5 मोल आपको फिर से बी के दे दिए हैं, तो ये कितने से कितने मोल बनाएगा, 1 मोल करता है 1 मोल के साथ तो 1 मोल मिलता है, तो 2 मोल कितने है, 2 मोल देगा, तो 2 मोल देकर यहाँ पर 2 मोल्स बनाएगा और कितने मोल्स लेफ्ट हो जाएंगे इसके, 3 मोल, क्योंकि ये ज्यादा है फालतू है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा स्टूडेंट्स, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन वो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन टफ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखी है जो कि आपको रिमेम्बर कर लेनी चाहिए, यहाँ पे इसको याद रख लेना है। तो इसमें पहली ट्रिक है राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स
रिएक्टेंट्स के आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, सो स्टूडेंट्स मोल वाले क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है, दैट इज राइट नंबर। पहले आपने क्या करना है, राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम करेंगे इस क्वेश्चंस में, पहले आप इसको समझ लीजिए। राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, उनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लीजिएगा, दोनों के, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी। फिर उनकी राइट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मोल तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है, लेकिन आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बता दूं मैं, व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज अमोनिया NH3। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये आपको बैलेंस लग रही है स्टूडेंट रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर H3 है और यहाँ पर H2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इधर N2 की तरह 2 है और इधर 1 है, तो इसको पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, तो 2N, तो 2N 2 3 जा 6, तो इसको 3 2 जा 6, तो ये है बैलेंस है। तो जो हम सिर्फ एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स के आगे जो ये नंबर्स लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टूडेंट्स। यही क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। अब जैसे इसके आगे 1 लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, इसका 3 होगा और इसका 2 होगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो दूसरे ट्रिक में आपने क्या करना है, राइट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर उसको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, डिवाइड 1/2 लाइक जैसे, ओके। फिर द रिएक्टेंट विच मिनिमम ऑफ दिस रेशियो, जो रिएक्टेंट मिनिमम होगा रेशियो में वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और फिर आपको मोल एनालिसिस करनी है। और स्टूडेंट इसी तरह ने जो है ना, आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके हेल्प से हम इन ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो हम इसमें देखेंगे। तो 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 20 मोल्स ऑफ B, ये इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दी गई है और आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, और ये आपको रिएक्शन दे दी गई है कि जो है A + 2B रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए गए हैं और C, इनके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं, आप देख लीजिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इसको, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लिखेंगे, उसके बाद आपने क्या लिखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप स्टूडेंट्स लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके स्टूडेंट। फिर आपने डिवाइड करना है 1/2 को, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देना है, और फिर आपको जो है ना लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स A के कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया, 5 मोल्स ऑफ A, तो ये हो गया आपका 5 मोल्स ऑफ A, और इसके मोल्स कितने हैं स्टूडेंट, 20 मोल्स ऑफ B, तो यानी कि 20 मोल्स ऑफ B दे दिए गए यहाँ पे। ये A के लिए लिख लेते हैं, B के लिए लिख लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम C के लिए भी बाद में कुछ करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो चलो C के लिए भी, और C के मोल्स दिए नहीं गए हैं, C के मोल्स तो बल्कि पूछे गए हैं ना, कम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड। आपको मैं यहाँ पर बता दूं स्टूडेंट्स कि जो फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, जो फॉर्मेशन होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है असल में। तो ये आपको अभी समझ में आएगा जब हम ये क्वेश्चन हम कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फिर हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, A के आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 लिख देंगे। और इसके आगे क्या लगा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2, तो यहाँ पर हम इसको स्टूडेंट 2 लिख देंगे। और यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं है, ओके, हाँ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 1 स्टूडेंट्स कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाय 1, और आंसर क्या आया इसका 5 आ जाएगा। और 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपका 10 स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 10। और 1 डिवाइडेड बाय, और क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं तो अभी कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नहीं गए, तो 10, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने लिमिटिंग रिएजेंट
तो स्टूडेंट्स जब हमने 3 ट्रिक्स इस यूज कर लिए हैं, तो चौथी ट्रिक क्या है? द रिएक्टेंट विच हैज मिनिमम ऑफ दिस रेशियो इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर हैज लगा दीजिए स्टूडेंट्स। विच है द रिएक्टेंट विच हैज मिनिमम ऑफ दिस रेशियो इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स जो रेशियो आया है नंबर ऑफ मोल्स का और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का, वो किसका मिनिमम आया है? 1 आया है, 5, क्योंकि इसका कितना है? 10 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? ये वाला हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों का भी मोल एनालिसिस करें तो 5 डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। तो NB डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो और ये 5 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे आपने करना है। नो स्टूडेंट्स लास्ट में आपने क्या करना है? मोल एनालिसिस करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है A के कितने थे वो डिवाइड करके किससे किया था हमने? नंबर ऑफ मोल्स 5 थे ना, तो इसको हमने डिवाइड किया था 1 से, और इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो थे वो हमने उसको डिवाइड किया था 2 से स्टूडेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C जो होंगे स्टूडेंट्स उसे हमने डिवाइडेड करा था किससे? 1 से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कितने दिए गए हैं? 1 से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 था स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला है, और इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 5 है। आप जानते हैं 5। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा क्या आपका जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 के इक्वल आप इसको, इसका जो मोल एनालिसिस था उसका आंसर आया था 5। तो 5 इज इक्वल्स टू डिवाइड, इसके सामने हम रख देंगे NC इज इक्वल्स टू 1। तो 1 इधर चला जाएगा, तो NC कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? 5। तो यहाँ पर हमें जो है ना मिल गया कि 5 मोल्स ऑफ A जो है रिएक्ट करके साथ 20 मोल्स के साथ रिएक्ट करने पर देते हैं 5 मोल्स ऑफ C। ये आंसर आ गया हमारा ऐसे। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे मैंने किया। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा जो कितना दिया हुआ था आपको? 5 मोल्स। फिर B के 20 मोल्स लिखे हुए थे। फिर हमने इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा, इसके आगे 1 था तो यहाँ पे 1 लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, और इसके आगे कोई 1 है, ऑटोमेटिकली 1 है। फिर हमने इसका डिवाइड कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 5 आया इससे। फिर मोल एनालिसिस किया इसका, तो NA डिवाइडेड बाय 1 होता है, NB डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, फिर NC डिवाइडेड बाय 1। तो मैंने कहा था आपको लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। तो 5 जो कि इसका आंसर था स्टूडेंट्स वो हमने इसके सामने रख दिया NC डिवाइडेड बाय 1 के। तो इसका आंसर आपको NC इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको ये हमने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो है मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, दैट इज 56 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विद 30 ग्राम ऑफ H2 गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय NH3। इसको स्टूडेंट्स जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दे के वेट दिया गया हो तो चाहे तो यहाँ पर आपको मोल्स निकाल के ये क्वेश्चन कर लेना है, और चाहे अगर आप मोल्स करेंगे फिर तो वही वाली ट्रिक आप इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि आपको गिवन वेट यहाँ पे दोनों का दे दिया गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आराम से वो NH3 के फॉर्म उसी वाले ट्रिक से कर सकते हैं आप इसको क्वेश्चन को ईजीली। तो ये आप क्वेश्चन मुझे करके दिखाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा जैसे ये N2 है, तो N2 के जो गिवन वेट है वो 56 है, और N2 का एक नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 ग्राम होता है, तो N2 का कितना है 28। तो 28 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इसका। और इस तरह ही हाइड्रोजन का गिवन वेट आपको 30 दिया गया है, हाइड्रोजन का मोल्स निकल जाएंगे, और इसका एक्चुअल वेट कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। तो ये आपको मोल्स आ गए 30 यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से जो है यहाँ पर इसके जो मोल्स आ गए स्टूडेंट्स वो 2 आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फिर आप वही कर लेना कि पहले रिएक्शन लिखना N2 प्लस H2 गिव्स NH3, और फिर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगा देना स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए। तो 2 और ये ऐसे। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने हैं आपके? N2 का 2 मोल्स दे दिए यहाँ पर। इसके हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के मोल्स हैं आपको 30 मोल्स एक्चुअली में दिए गए हैं, और इसके कितने मोल्स हैं हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करने हैं।
और इस तरह फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है स्टूडेंट्स, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया आपका 3 हो गया स्टूडेंट्स, और इसका अभी मेरे पास नहीं है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 और 30 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ गया 2 स्टूडेंट्स, और इसका आंसर आ गया 10 स्टूडेंट्स। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ आपका, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने आपको कहा था मोल मोल एनालिसिस कर देना है, तो n का जो मोल्स है N2 के डिवाइडेड बाय 1 होगा, और ये आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है दैट इज डिवाइडेड बाय 3 होगा, और जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हैं स्टूडेंट्स वो किससे डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, वो 2 है, 2 लगा है ना इसके आगे। तो फिर क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये डिपेंड करेगा इस पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय 1, जिसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट हमें रखना है NH3 डिवाइडेड 2, और इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स 2 है। तो 2 इज इक्वल्स टू NH3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 जब इधर चला जाएगा स्टूडेंट तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 स्टूडेंट्स। तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स निकले NH3 के दैट इज 4 मोल्स। तो कितने मोल है स्टूडेंट्स, 4 मोल। तो यहाँ पर ही हम क्या लिखेंगे 4 मोल्स। ओके स्टूडेंट्स।